नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसानों ने ऐलान किया है कि वे सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों ने ऐलान किया कि आगे भी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सोमवार को किसान जिला स्तरीय प्रदर्शन कर कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। किसानों ने एक बार फिर सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी को लेकर भी नया कानून लेकर के आए। जब तक एमएसपी पर नया कानून नहीं आएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने दावा किया है कि आंदोलन में शामिल तमाम किसान संगठन एकजुट है। किसान संगठनों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। अराजक तत्वों का किसान आंदोलन में कोई स्थान नहीं। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो किसानों के समर्थन में सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी उपवास रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने घर में एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांग का समर्थन करें। केजरीवाल ने कहा कि देश के कई खिलाड़ियों ने किसानों का समर्थन किया है, क्या वे एंटी नेशनल हैं? डिजिटल कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। क्या ये सभी लोग एंटी नेशनल हैं? केजरीवाल ने कहा, जब हम अन्ना आंदोलन कर रहे थे तब रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था, तो हमारे खिलाफ भी ऐसे ही साजिश की जा रही थी। कांग्रेस की तरह आज बीजेपी भी किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सरकार की नई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी रहे मौजूद। सरकार के आगे यूपी के किसानों के तेवर ढीले पड़े। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर 12 दिनों से बंद था, जो अब खुल चुका है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर ने की मुलाकात, जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर का रास्ता खोल दिया। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों ने बातचीत से इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार पहले तीनों कानूनों को रद्द करे, उसके बाद बातचीत होगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सिंह सैनी ने पीपली के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेसी और देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और मोदी सरकार का 2 साल में किसानों को आय दोगुनी करने का वादा निश्चित तौर पर होगा। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब किसानों की लड़ाई लड़े, लेकिन कम से कम हमारे हरियाणा के किसानों को उनका हक एसवाईएल का पानी तो दे। सैनी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी किसानों को भड़का करके आंदोलन में धकेल रही है और इस आंदोलन के पीछे देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से मामला सुलझेगा। किसानों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने ये कानून बनाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान भोले भाले हैं, उन्हें विपक्षी भड़का रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में 10 लाख के लगभग छात्र हैं, सभी एक साथ कोरोना टेस्ट संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी छात्र स्कूल आएंगे वो अपने स्वास्थ्य की जांच करवा करके आएंगे। अगर किसी में भी कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ लोग अपने हिसाब से आंदोलन को चला रहे हैं। ये लोग देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश का संविधान बनने के बाद उसमें 100 से ज्यादा बार संशोधन हुआ। इसी तरह कृषि कानून में भी कोई कमी है तो उसमें संशोधन हो सकता है और एमएसपी ना ही खत्म हो रही है, ना ही अनाज मंडी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में पिछले 5 नगर निगम चुनाव में सभी 5 मेयर बीजेपी के जीत करके आए थे। इस बार भी सभी चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मृतक किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उझाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान के परिवार को सांत्वना दी।
नरवाना में 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान किसान धरने पर बैठे थे, जिसमें किसान किताब सिंह चहल की मौत हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान स्वार्थ के लिए आंदोलन में नहीं गए थे, अपनी कौम के लिए गए थे। इतनी ठंड में किसान कष्ट में हैं, अब सरकार को उनकी बातें मान लेनी चाहिए। साथ ही हुड्डा ने सरकार से मृतक किसान के परिवार को एक नौकरी और मुआवजा देने की मांग भी की है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ग्रुप हरियाणा के प्रधान गुनी प्रकाश ने कहा कि जिन कृषि बिलों को लेकर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कृषि बिल किसान हितैषी हैं। गुनी प्रकाश ने कहा कि ये किसानों के लिए काला कानून नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है, इसलिए हमने हरियाणा के प्रदेश के सभी जिलों में डीसी को ज्ञापन भी दिया है। कुछ लोग किसानों को बांट करके राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कानून सरकार अब लेकर के आई है, ये कानून हमारी बहुत पुरानी मांग थी। इन कानूनों से किसान को आजादी मिलेगी। साथ ही कृषि कानूनों पर सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस कानून का विरोध हो रहा है, वो कृषि कानून विरोधी बिल नहीं है बल्कि किसानों की आजादी का रास्ता है। दिल्ली नोएडा जिला बॉर्डर खोल दिया गया है और अब इसी जगह एक साइड पर किसानों का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये बॉर्डर खुल जरूर गया है, लेकिन प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने वाला ट्रैफिक नहीं खोला है। नोएडा से दिल्ली आने वाली सड़क से अब भी बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद किसान नेता का कहना है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए रास्ता खोलने का फैसला लिया गया है। टोहाना के गांव फतेहपुरी के किसानों ने गांव में बैठक के बाद राजनेताओं के गांव में एंट्री बैन के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसान नेता का कहना है कि गांव के हर वर्ग के लोगों ने बैठक की, जिसके बाद सर्वसम्मति से किसान आंदोलन का समर्थन किया गया और फैसला लिया गया कि किसी भी पार्टी के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि जो भी नेता जबरन गांव में आएगा, उसके साथ जो भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ऐसे में किसी भी पार्टी के नेता किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। फतेहाबाद में पंचनद सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सदन को बनाने के लिए 21 लाख रुपए सरकार की ओर से देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। फतेहाबाद में यह भवन 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत में 11 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने की घोषणा की, लेकिन थानेसर के एमएलए सुभाष सुधा के आग्रह करने पर मुख्यमंत्री ने इस राशि को बढ़ा करके 21 लाख रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री काफी व्यस्त थे, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से ही शिलान्यास किया गया। आपको बताएं कि सरकार की ओर से पंचनद सदन को लेकर के जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला सिविल अस्पताल में पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया है। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया है। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक उनसे मिलने अस्पताल में न आए। स्वास्थ्य मंत्री के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करेगी। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और एसडीएम शशि वसुंधरा ने गोहला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ से मतदाताओं द्वारा वोट बनवाने, कटवाने, संशोधन करने के जैसे मामलों में कोई दिक्कत न हो, इसके बारे में जानकारी दी। टोहाना में बेसहारा लोगों के लिए नगर परिषद में बने रैन बसेरों की हालात दयनीय हो चुकी है। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते रैन बसेरे में जहां गंदगी का आलम है, वहीं सुविधाओं का भी अभाव है। रैन बसेरे में कंबल, रजाई और पानी की व्यवस्था भी पूरी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोग रैन बसेरे में नहीं आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जल्द व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया था। उस दौरान अव्यवस्था देखने को मिली थी। लापरवाही के बाद भी रैन बसेरे की व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। सिरसा के सभी गांवों और शहरों के बूथों पर बीएलओ की तरफ से नए वोट बनाने और संशोधन के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी सभी जगह पर बीएलओ ने नए वोट बनवाए। नए वोट बनवाने के लिए युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के लिए पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं, जो अगले चुनाव के दौरान अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। फरीदाबाद का जेसी बोस वाईएमसी यूनिवर्सिटी परिसर जल्द ही सौर ऊर्जा पर चलेगा। यूनिवर्सिटी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम उठाते हुए सोलर एनर्जी कंपनी के साथ समझौता किया।
समझौते के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 266 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सॉफ्ट टॉप एसपीएफ और पावर का प्लांट लगाया जाएगा और सौर ऊर्जा को विकल्प चुनने पर यूनिवर्सिटी की सालाना कम से कम 20 लाख रुपए की बचत होगी। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव की लागत कंपनी वहन करेगी। इसका मकसद ग्रीन कैंपस को बढ़ावा देना है। प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से मनोहर सौगात मिलने जा रही है। करनाल में ड्राइवर एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस सेंटर में भारी और मध्यम से के साथ हल्के वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेंटर के बनने से प्रदेश के सभी जिलों, खास करके करनाल, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के युवाओं को फायदा होगा। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट 9.25 एकड़ में बन रहा है और इसके निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि सीएसआर नीति के तहत होंडा कंपनी के सहयोग से इसे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च का कार्य भी किया जाएगा। आपको बताएं कि अत्याधुनिक सुविधाओं का ये प्रदेश का अपनी तरह का पहला इंस्टीट्यूट होगा। कोसली में अंडरपास बनवाने को लेकर के सांकेतिक धरना शुरू किया गया है, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने धरना स्थल पर पहुंच करके धरना को समर्थन दिया। धरने पर बैठे पूर्व कमांडेंट ओम प्रकाश यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को रेलवे लाइनों से होकर के बाजार जाना पड़ता है, जिसमें जोखिम भरा काम होता है। उनका कहना यह भी है कि 2 सालों से अंडरपास बनाने की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपए भी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी रेलवे विभाग अंडरपास बनाने की मंजूरी नहीं दे पाया है। ओम प्रकाश यादव का कहना है कि अंडरपास नहीं बनने से 30 गांव के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को आने जाने के लिए रेलवे लाइनों से होकर के जाना पड़ता है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवानीखेड़ा नए वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गुरुद्वारे के पास की गली जलभराव से बदहाल बनी हुई है, जिससे पास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहरवासियों का आरोप है कि उन्होंने इस परेशानी से प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। शहरवासियों का कहना है कि पानी के जमा होने से आसपास के घरों में बीमारी के फैलने का भी खतरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। चरखी दादरी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटे। पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि दुकानों, मोटरसाइकिल और बसों में जो लोग मास्क नहीं लगा रखे थे उनके चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। जिला भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए की अफीम बरामद की। इसके साथ ही 2 तस्करों को भी काबू किया है। सीआईए सिरसा के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है और आरोपियों को अफीम सहित धर दबोचा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ के बाद उनके साथियों के बारे में भी पता चला है जो इस आरोप में शामिल है। उनकी तलाश की जा रही है। टीम ने बताया कि टीम को एक और सफलता मिली है, जहां टीम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश में 2 आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सीआईए सिरसा की टीम पर चेकिंग के दौरान टाटा सफारी गाड़ी में सवार 2 बदमाशों ने जान से मारने की नियत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में गैरकानूनी सामान रखे हुए थे। सिरसा के मालगोदाम रोड स्थित एक कबाड़ की दुकान को चोर बार बार अपना निशाना बना रहे हैं। चोरी की वारदात को चोर हर बार एक तरीके से ही अंजाम दे रहे हैं। चोर छत से उतर करके दीवार में सुराग निकालते हैं और कबाड़ से कॉपर और अन्य महंगे सामानों पर हाथ साफ करते हैं। इस बार भी चोरों ने उसी तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक दुकान से दूसरी दुकान में सुराग किया और सामान उठा करके ले गए। दुकानदार का कहना है कि पहले भी चोर कई बार इसी तरह से चोरी कर रहे हैं और साथ ही चोरों ने चोरी करने के बाद कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए।
मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास अब तक कोई शिकायत लिखित में नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें शिकायत मिलती है तो चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मृतका के पिता के बयान के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मृतका के परिजन नागरिक अस्पताल पहुंचे और इंसाफ की मांग की। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी। उस वक्त घर पर 2 पहचान के शख्स आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बयान के आधार पर मामला दर्ज करवाया गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। करनाल के कुंजपुरा के पास सड़क हादसा हो गया जिसमें 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक हवाई अड्डे के पास फैक्ट्री में काम करता था और बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में दूसरी साइड से आ रही बाइक के साथ टक्कर हो गई। अंबाला में मेयर पद के लिए जनचेतना पार्टी जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। 4 वार्डों के लिए बलदेव नगर में दफ्तर खोला गया। शनिवार को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अंबाला निगम चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि हरियाणा जनचेतना पार्टी अंबाला निगम की सभी 20 वार्डों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 18 पर अभी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही बची हुई सीटों पर भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता को भरोसा दिलाया गया है कि वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता ने पिछले कुछ सालों में जो मुश्किलें झेली हैं उसे वो दूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेवा भाव से अंबाला की जनता के लिए काम किया है और इस बार भी उसी सेवा भाव से वो काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जितना काम उन्होंने पहले किया था उस बार इससे अधिक ही काम किया जाएगा। आंसी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी मृतक की जान पहचान वाले थे और शराब के नशे में देवेंद्र की हत्या की गई थी। मध्य प्रदेश के रहने वाला था मृतक। सिरसा में कोरोना के 17 नए केस मिले। जिले में टोटल केस का आंकड़ा 7,712 हो गया है और 28 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिरसा में अब एक्टिव केस 235 है। कुल मौत का आंकड़ा 111 हो चुका है। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि जिले में रिकवरी रेट 95% के करीब है। देश में 24 घंटे में 30,354 नए केस मिले हैं। 391 मरीजों की मौत हुई है। 98,57,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। 3,54,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 1,935 नए केस। 47 लोगों की हुई मौत और 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 80 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,139 के पार और अब भी 73,542 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,218 नए केस। अब भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,883 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,410 नए केस। अब तक 5,35,985 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 20,091 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव और एक दिन में 1,307 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,89,000 के पार। संसद हमले की आज 19वीं बरसी है और आज के दिन ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। संसद भवन की इमारत में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद रंग की एम्बेसडर का इस्तेमाल किया और सुरक्षाकर्मियों को गच्चा देने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम उठाने से पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। पीएम मोदी ने इस दिन को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों को वीरता और बलिदान को याद करते हैं। संसद की बरसी पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि आपकी शहादत हम सभी को सदा मातृभूमि की रक्षा और उन्नति के लिए प्रेरित करती रहेगी।